डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने से पहले उस पर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, अर्थात एक प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि इस काम को, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सके। साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये कह सकते हैं, मान लिया हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो घर बनाना चाह रहे हैं तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास जमीन, भूमि कितनी उपलब्ध है, हमारे पास बजट कितना उपलब्ध है, हमारे घर का नक्शा क्या होगा, कैसे बनाया जाए और कितने चरणों में बना जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ऐसे ही नियोजित विकास में क्या है कि देश जब आजाद हुआ तो आर्थिक संसाधनों की भारी कमी थी। तो आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध थे उसको उपयोग करते हुए देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना था। तो हमारे देश के सामने बहुत सारा जो है संसाधन तो नहीं थे, लेकिन जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसी के आधार पर हमें जो है देश का विकास करना था। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर स्टार्ट, नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नियोजित विकास है क्या। तो टॉपिक हमारा नियोजित विकास और समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल। तो दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें है। पहला टॉपिक है आपका नियोजित विकास और दूसरा, इस नियोजित विकास के भी दो मॉडल आप इस लेसन में देखेंगे, एक समाजवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल। तो दोनों में काफी अंतर है। तो दोनों मॉडल क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ नियोजित विकास के बारे में पढ़ें। तो नियोजित विकास का जो साधारण शब्दों में जो है हम बात करें तो कम से कम खर्च द्वारा उपलब्ध साधनों के प्रयोग करते हुए, यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन है, हमें किसी से मांगना या उधार न लेना पड़े, बल्कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य को, यानी कि हमने कोई लक्ष्य पहले से ही निर्धारण किया हुआ है, उसको प्राप्त करना क्या कहलाता है? नियोजित विकास कहलाता है। यानी कि साधारण शब्दों में कम से कम खर्च द्वारा हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है उन्हीं का प्रयोग करते हुए जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना नियोजित विकास कहलाता है। अब बात आती है कि नियोजित विकास जो है आर्थिक समृद्धि है, यानी कि क्या जीवन का उच्च स्तर, पैसे कमाना, आर्थिक संपन्नता ही विकास है? नहीं, इसके साथ साथ जो है आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमारा जो है सामाजिक और जो है न्यायिक विकास भी इस नियोजित विकास में शामिल है। यानी कि विकास के सामाजिक और न्यायिक पहलू भी आर्थिक पहलू के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं साधारण शब्दों में, फिर हमें कह सकते हैं कि अर्थात एक ऐसे विकास की योजना बनाना जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, यानी कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक विकास हो। नियोजित विकास जो है क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि विरोध की अपेक्षा उसे अपनाया जा सके। कहने का अर्थ ये है कि हम विकास भी चाहते हैं और विकास करते समय इन बातों का भी ध्यान हमें रखना होगा कि हमारे पास में संसाधन जो है उनका उपलब्ध, जो संसाधन है उनका प्रयोग करते समय पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वही जैसे हम कई बार खनन करते हैं या दूसरे प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हम निकालते हैं तो उससे आसपास के पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और धरणीय विकास की धारणा को हमने अपना करके आगे बढ़ना है और साथ साथ हमें आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक विकास करना है। और
का भी ध्यान हमें रखना है कि वही विकास हमारा क्रमबद्ध तरीके से हो। क्रमबद्ध तरीका का अर्थ ये है कि वही स्टेप बाय स्टेप हो। ऐसा ना हो कि हम एकदम अचानक से चेंज कर दें। तो कई बार क्या होता है कि परिवर्तन अचानक करने से उसको अपनाने की अपेक्षा विरोध ज्यादा होता है, क्योंकि परिवर्तन अचानक होता है तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल भरा होता है। और साधारण शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर हम ये कहें कि हमें बांध बनाना है, तो बांध बनाते समय हमें पर्यावरण संबंधी, लोगों की आवाज संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो हमें दोनों स्तरों को ध्यान रखते हुए इस चीज पर आगे बढ़ना है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी बड़े उद्योग को लगाना चाहते हैं तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। बड़े उद्योग को लगाते समय सबसे पहले कि लोगों की विस्थापना की समस्या आ सकती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपना जो स्थानीय आवास है उसको छोड़कर के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। और दूसरा है स्थानीय रोजगार की समस्या जो है वो भी आ सकती है कि स्थानीय रोजगार समाप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी ने डेयरी फार्म कर रखा है, किसी ने दूध का काम कर रखा है, किसी ने छोटी दुकान कर रखी है, किसी ने वहां पर लघु उद्योग लगा रखे हैं, तो वहां पर जो है रोजगार जो है समाप्ति की समस्या आ सकती है, क्योंकि लोगों को वहां से छोड़ करके अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है पर्यावरण का प्रदूषण होना। जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, आधुनिकीकरण के लिए रास्ते अपनाते हैं, तो पर्यावरण को लगातार नुकसान उससे होता ही होता है। तो आसपास के जो है पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं को, वन्य प्राणियों को जो है अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है पर्यावरण संबंधी आ सकती है। तीसरी समस्याएं है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बहुत सारे उद्योग, बड़े उद्योग लगते हैं, तो उसको उद्योग को लगाते समय स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। अब क्या है कि हमारे सामने जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक समस्या आई कि भारत की आजादी के समय नियोजित विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सके, उसके लिए हमने जो है काफी चिंतन किया। और चिंतन करते समय हमें ध्यान में आया कि उस समय विश्व में, संसार में 2 विकास मॉडल थे। कितने विकास मॉडल थे? 2 विकास मॉडल थे। एक तो पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल, या उसको हम साम्यवादी मॉडल भी कहते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे साम्यवादी मॉडल को साम्यवादी मॉडल भी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल जो है अमेरिका की देन है। पूरे अमेरिका के साथ साथ जो है पूरा जितना भी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड आदि जो भी यूरोप के देश हैं, उनमें सभी यही मॉडल अपनाया गया है, पूंजीवादी मॉडल। दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। तो समाजवादी मॉडल क्या था कि सोवियत संघ जो है उस समय दूसरा एक गुट था अमेरिका के साथ साथ। तो सोवियत संघ के साथ साथ जितने भी देशों में साम्यवादी सरकार थी, जहां भी साम्यवादी सरकार थी जिन देशों में, तो उन सभी साम्यवादी देशों ने इस मॉडल को अपनाया था, समाजवादी मॉडल को। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई विकासवाद जो है कि कितने मॉडल है? 2 मॉडल है। कौन से मॉडल है? पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल। बहुत बार प्रश्न पेपर में आता है पूंजीवादी मॉडल किन देशों ने अपनाया? यूरोप के देशों ने और जो है अमेरिका की देन है। और साम्यवादी या समाजवादी मॉडल किसकी देन है? तो सोवियत संघ और साम्यवादी देशों का। तो ये महत्वपूर्ण जो है विषय था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारे मॉडल है, पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल।
आगे डिस्कस करते हैं हम। और दो जो महत्वपूर्ण मॉडल इस लेसन में दिए हुए हैं, पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी मॉडल। और कई बार प्रश्न आता है कि आजादी के बाद भारत ने जो है कौन सा मॉडल अपनाया। तो आजादी के बाद भारत ने सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल को अपनाया था। और पूंजीवादी मॉडल होता क्या है कि पूंजीवादी मॉडल जो है विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य की अपेक्षा व्यक्ति विशेष का अधिकार माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई कोई उत्पादन और वितरण के जो साधन है उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं, बल्कि व्यक्ति का स्वयं का इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार माना जाता है। और दूसरी उसकी विशेषताएं हैं कि भाई आर्थिक विकास में जो है सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है अर्थात स्वीकार नहीं करता। यानी कि पूंजीवादी मॉडल कहता है कि जो व्यक्ति विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, सरकार का जो है उस व्यक्ति पर कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूंजीवादी मॉडल जो है भौतिक विकास पर बल देता है। भौतिक विकास का मतलब ये होता है क्योंकि सोचना ये है कि भाई समाज में जितनी भी समाज में और पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपभोग किया जाए, तो इस पर जो है बल देता है। नंबर 4 चौथी विशेषता है कि आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता और प्रतिबंधों को अस्वीकार करता है। वो व्यापार में और जो है आर्थिक संपन्नता में जो खुली प्रतियोगिता है उस पर जो है बल देता है और प्रतिबंधों को अस्वीकार करता है। प्रतिबंध का मतलब व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक धन कमाना चाहे कमा सकता है। और इसमें अंतिम विशेषता, पांचवी विशेषता है कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी ऊंचा होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण मॉडल पर, समाजवादी मॉडल या साम्यवादी मॉडल पर। इसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो है व्यक्ति विशेष की अपेक्षा राज्य का नियंत्रण होता है और समाज का अधिकार माना जाता है। और आर्थिक विकास, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आर्थिक विकास में सरकार के नियंत्रण को जो है हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है कि भाई सरकार जो चाहेगी उसी प्रकार विकास होगी, उसी लिमिटेशन रूल रेगुलेशन को माना जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता साम्यवादी मॉडल की है कि भौतिक विकास, भौतिकवाद की अपेक्षा पर्यावरण संतुलन पर बल देता है। इसका मतलब ये है कि भाई जो भौतिकवादियों की सोच थी कि पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक जो है दोहन किया जाए, उपभोग किया जाए, जबकि साम्यवादी मॉडल मानते थे कि एक धनी विकास किया जाए, यानी कि पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान हो। नंबर 4 है कि आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता को अस्वीकार करता है, यानी कि व्यक्ति को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए ज्यादा प्रतियोगिता, ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पांचवा है कि व्यक्ति विकास की अपेक्षा समाज के विकास पर बल देता है। तो ये विशेषताएं दोनों मॉडल की है, पेपर में बहुत बार आता है, कई बार छोटे में आ जाता है कि साम्यवादी जो है मॉडल की विशेषताएं बताएं या पूंजीवादी मॉडल की विशेषताएं बताएं। तो ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं, आपको समझ में आया होगा कि पूंजीवादी मॉडल क्या है और साम्यवादी मॉडल क्या है। फिर भी कई बार प्रश्न आता है कि साम्यवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल में अंतर स्पष्ट है, तो भी यही प्रश्न आपने करना है। अंतर क्या है दोनों में? पूंजीवादी विकास मॉडल में उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार माना जाता है, और इसमें क्या है, व्यक्ति विशेष की अपेक्षा जो है राज्य का नियंत्रण और पूरे समाज का जो है अधिकार माना जाता है साम्यवादी। इसमें एक व्यक्ति को और अधिकार माना जाता है, इसमें पूरे समाज का। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि सरकार के
सरकार का कोई हस्तक्षेप जो है विकास में नहीं होना चाहिए, जबकि ये सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण अंतर क्या है? पूंजीवादी मॉडल भौतिक विकास पर बल देता है, यानी कि परिवहन आर्थिक संसाधनों के दोहन पर बल देता है, और ये पर्यावरण संतुलन पर बल देता है। पांचवा है प्रति व्यक्ति आपका आय स्तर जो ऊंचा होता है, और इसमें किसी एक व्यक्ति के अपेक्षा पूरे समाज पर बल दिया जाता है। तो ये आपका मॉडल था पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल। अंतिम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि नियोजित विकास के उद्देश्य क्या है, क्यों हमने इसको नियोजित विकास को अपनाया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना हम बात करते हैं कि अब हमारी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो उसमें विकास दर जो है का जो लक्ष्य रखा है वो 9% का रखा गया है। तो दूसरा महत्वपूर्ण है कि रोजगार उत्पन्न करना या अधिक से अधिक रोजगार जो है सृजन करना। तो 13वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 41 करोड़ जो है रोजगार का लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम जो है भारत की पॉपुलेशन के 41 करोड़ लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। देश को उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाना। चौथा है सामाजिक विकास करना। पांचवा है निर्धनता को दूर करना, और आगे बढ़ाना चाहे तो आप लिख सकते हैं निर्यात में वृद्धि करना। ये इसके महत्वपूर्ण जो है नियोजित विकास के उद्देश्य हैं। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया।